Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. जैसे कि आप जानते हैं वी आर डीलिंग विद अ टॉपिक कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स टॉपिक में अब तक हम लोग ने ट्रांजिस्टर से रिलेटेड बेसिक सीखे हैं, ट्रांजिस्टर को बाइसिंग कैसे करना है, ट्रांजिस्टर के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सीखे हैं, एनपीएन और पीएनपी में एनपीएन बेटर है ये भी सीखा है। ओके, सो बेसिकली हम लोग ने जो भी टाइप सीखा उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ जो मैं आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नाउ माय डियर चिल्ड्रन, जैसे आपको पता है ट्रांजिस्टर्स broadly they are of two types. Okay, one is PNP transistor, the other one is NPN transistor, out of which we are going to deal with NPN. The PNP, like PNP exists, ऐसा नहीं कि exist नहीं करता है, but for us it is not going to be so important for us. Okay, so yes, speaking about PNP not important, speaking about NPN yes important for us. एनपीएन को भी हम लोग अगर ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो तीन डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट कर सकते हैं या तीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज वन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, आउट ऑफ विच कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस इन योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सो ट्रांजिस्टर में हम एनपीएन सीखेंगे, एनपीएन के अंदर कॉमन एमिटर के बारे में सीखेंगे। अब ये कॉमन एमिटर हो या कोई भी हो, उसको बायस करने के चार तरीके होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, एक होता है रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। जिसमें से फॉरवर्ड नॉट इंपॉर्टेंट, रिवर्स नॉट इंपॉर्टेंट, रिवर्स नॉट इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड रिवर्स यस इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ट्रांजिस्टर के अंदर एनपीएन सीखेंगे, एनपीएन के अंदर कॉमन एमिटर का कॉन्फ़िगरेशन लगाकर उस पे फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग देने के बाद हम लोग आउटपुट के बारे में थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर जी ठीक है आपने जो बोला वो हम लोग करने वाले, तो बाकी का एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? कभी करते नहीं ये लोग? नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग जब इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, दैट इज प्रेफरेबली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे, तो आप एक्चुअली पीएनपी के बारे में भी सीखेंगे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। इनफैक्ट पीएनपी में भी होता है ये तीनों मोड, एंड पीएनपी फर्स्ट मोड में अगर 4 बाइसिंग है तो सेकंड मोड में भी 4 बाइसिंग है, थर्ड मोड में भी 4 बाइसिंग है। तो पता है टोटल कितने टाइप्स होते हैं? एनपीएन के अंदर 3, ये फर्स्ट वाले के अंदर 4 बाइसिंग, सेकंड वाले के अंदर 4, थर्ड वाले के अंदर 4, कुल मिलाकर कितना? 12 कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एनपीएन में। उतना ही 12 कॉम्बिनेशन किसके अंदर भी होता है? पीएनपी में भी होता है। सो टोटल देयर आर 24 कॉम्बिनेशंस, आउट ऑफ व्हिच इन आवर सिलेबस, इन दिस 12th स्टैंडर्ड सिलेबस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली वन कॉम्बिनेशन वेयर वी हैव एनपीएन सीई मोड विद एन एफआर बाइसिंग कॉम्बिनेशन। ओके, बाकी का आप लोग जो है ना इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे तो आप लोग और थोड़ा डिटेल में उसमें सीखने वाले हैं। इंजीनियरिंग हो सकता है, बीएससी इन फिजिक्स हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, जो भी आप कोर्सेज लेंगे उसमें और थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। सो ये चीज दिमाग में रखना कि हम लोग क्या करने वाले हैं। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अब बोलोगे सर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज गुड, इट इज बैड, लो वोल्टेज में काम करता है, ऐसा सब इसको बोलते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक? ना बेटा ना। सी डायोड में याद है कैरेक्टरिस्टिक क्या था? डायोड में जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक बोला था, मैंने एक एक्चुअली ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन किया था कि वोल्टेज और वोल्टेज के हिसाब से करंट में क्या फ्लक्चुएशंस होती है। दैट्स इट, उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजिस्टर में भी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलता हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स। द कैरेक्टरिस्टिक हियर मींस VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वोल्टेज और करंट का ग्राफ। दैट्स इट। ओके, सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। चलो पहले मैं काम करता हूँ, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा ट्रांजिस्टर है जैसे कि आप जानते हैं। हर जगह आप भले रेजिस्टर कनेक्ट कर लो करंट को कंट्रोल करने के लिए। रेजिस्टर आप हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आप करंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, सो इट्स ओके, यू कैन डू दैट। अब इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर में कनेक्ट करूंगा जो मुझे बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। रेजिस्टर ऑप्शनल है, मैं हाल फिलहाल एक काम करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस इज B, दिस इज योर ट्रांजिस्टर, दिस इज B, दिस इज E। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E मेजर करने के लिए मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ। उसके अलावा करंट अक्रॉस B मेजर करने के लिए मैं काम करता हूँ, एक माइक्रो एम मीटर कनेक्ट करता हूँ जो मुझे करंट अक्रॉस B बताएगा।
IB बताएगा, ओके। एंड देन इसके अक्रॉस में एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करना है। सो इधर मुझे क्या करना है, दिस इज N, दिस इज कलेक्टर NPN, भूलना मत। सो दिस इज P को अगर फॉरवर्ड बाइस करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हम फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग करने वाले हैं। अगर P को फॉरवर्ड बाइस करना है तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा। सो दिस विल बी योर पावर सप्लाई। वेरिएबल पावर सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए ऐसा एक क्रॉस में एरो डाल दीजिए तो हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग रेजिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, ऐसे करेंगे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ऐसे करेंगे तो कांस्टेंट पावर सप्लाई होता है, ऐसे करेंगे तो वेरिएबल पावर सप्लाई होता है। अब आप पूछोगे सर जी वेरिएबल पावर सप्लाई का मतलब क्या वो AC पावर सप्लाई है क्या? नो बेटा नो, AC पावर सप्लाई नहीं है, वो है DC ही। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको एक नॉब घुमा के उसका वैल्यू को ज्यादा या कम कर सकते हैं। हमने अगर नॉब को 5 वोल्ट में सेट किया तो कंटिन्यूसली वो 5 ही रहेगा, DC रहेगा। हमने नॉब को घुमाया 7 पे सेट किया तो कंटिन्यूसली वो 7 रहेगा। सो वी कैन कंट्रोल दैट पावर सप्लाई, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। गोइंग बैक, सो ये तुम्हारा इनपुट साइड है, ओके। आउटपुट साइड पर वापस सेम स्टोरी, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने बोला ऑप्शनल है, रेजिस्टेंस चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एक मिली एम मीटर कनेक्ट कर देता हूं इन ऑर्डर टू मेजर द करंट, IC करंट। एंड यहां पर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी एक वेरिएबल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूं, ओके। अब आप बोलोगे सर जी आपने वोल्ट मीटर तो दोनों वोल्ट मीटर ही कनेक्ट किया, एम मीटर के टाइम पे यहाँ पर मिली एम मीटर कनेक्ट किया, यहाँ पर माइक्रो एम मीटर कनेक्ट किया, क्यों भाई? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई जो बेस करंट है वो बेस करंट बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। याद आ रही है ना? एग्जैक्टली उसी रीजन की वजह से बेस करंट बहुत छोटा होने की वजह से उसमें माइक्रो एम मीटर काफी हो जाता है, माइक्रो एम्पियर्स में आता है। कलेक्टर करंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसी वजह से मिली एम्पियर्स में आता है। आप पूछोगे सर जी एम्पियर्स में नहीं आता है क्या? सी इन जनरल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ना मिली एम्पियर्स काफी होते हैं, एम्पियर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रख लेना, ओके। कुछ कुछ डिवाइसेस में पड़ते हैं बट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में मिली एम्पियर से ही काम चल जाता है। एनीवे, सो हम सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे सीखेंगे? सी प्रीवियसली डायोड के केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या था? एक वोल्टेज करंट, बात खत्म। वहां पर एक ही पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही जंक्शन था, एक ही जंक्शन के लिए एक ही पोटेंशियल डिफरेंस था, एक ही सेट ऑफ करंट था, बात खत्म। यहाँ पर लेकिन सब कुछ दो दो है, एक इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस है और एक आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस है। इनपुट करंट है, आउटपुट करंट है। सो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का जो ग्राफ बनाएंगे वो होगा इनपुट VI कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रही है? एक ग्राफ इनपुट के लिए बनेगा एंड आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का जो ग्राफ बनेगा वो उसको हम लोग बुलाएंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ओके। सो ऐसे हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक सीखने वाले हैं। फर्स्ट वन विल बी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ओके। पहला वाला होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जैसे आप जानते हैं हम यूज करेंगे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, ओके। सो इनपुट वोल्टेज होता है VBE और इनपुट करंट होता है IB। सो VBE हमारा इनपुट वोल्टेज है, IB हमारा इनपुट करंट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये CE कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। एमिटर को कॉमनली कनेक्ट किया दोनों के बीच में एंड उसमें IB जो होती है वो इनपुट करंट होती है, IC जो होती है आउटपुट करंट होती है, VBE इनपुट वोल्टेज होती है, VCE आउटपुट वोल्टेज होती है। ये चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जहां पर मैंने आपको बाइसिंग सिखाया था। प्लीज मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें सो दैट यू विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। प्रोसीडिंग फर्दर नाउ, ये वोल्टेज को यहां पर जब हम लोग इनपुट को फ्लक्चुएट करेंगे, बेसिकली ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना मतलब इनपुट वोल्टेज को इसको घुमा घुमा के इनपुट वोल्टेज को मैं चेंज करने वाला हूं, बढ़ाने वाला हूं, उसके हिसाब से करंट का रीडिंग मेजर करने वाला हूं। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि जब भी आप इनपुट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, फ्लक्चुएशंस कर रहे हो, मेक श्योर कि आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन करे ताकि खिचड़ी ना बन जाए। अब इमेजिन करो ना भाई, दोनों अगर ऐसे घुमाते रहेंगे तो रीडिंग कैसे निकालेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी चेंजेस हुआ वो इनपुट की वजह से हुआ है या आउटपुट की वजह से हुआ? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। वो अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे? आउटपुट को एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन कर दीजिए और इनपुट पे फ्लक्चुएशंस क्रिएट कीजिए, तो इनपुट का पूरा फ्लक्चुएशंस अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड वाइस वर्सा नेक्स्ट टाइम। सो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? आई विल मेंटेन आउटपुट वोल्टेज एज कांस्टेंट। जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, मैंने 10 वोल्ट पे मेंटेन कर लिया। अब मैं इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, जीरो से लेकर बढ़ा रहा हूं। जितना बढ़ा रहा हूं मैंने ऑब्जर्व किया कि एक सर्टेन वैल्यू तक ना मेरा करंट ऑलमोस्ट जीरो ही था, ओके।
लगभग 0.7 तक। उसके आगे क्या हो गया, वोल्टेज जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से करंट बढ़ रहा है। ऑब्वियसली यही होना था क्योंकि यहाँ पर क्या था, फॉरवर्ड बायस था। याद आ रही है आपको, फॉरवर्ड बायस हो रहा था। मैंने ट्रांजिस्टर का वर्किंग आपको एक्सप्लेन किया था इसके पहले वाले वीडियो में। उसमें फॉरवर्ड बायस का तो नॉर्मल चलता है, करंट फ्लो जितना हो रहा है उतना कर रहा है। रिवर्स बायस में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डायोड में रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती नहीं थी, यहाँ पर लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो रही थी। दैट इज द डिफरेंस। ओके, वो साइज के बीच का जो डिफरेंस है, डोपिंग के बीच का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस का जो इनपुट साइड का जो फॉरवर्ड बायस है ना, फॉरवर्ड बायस का नॉर्मल ग्राफ ही दिखाने वाला है, कुछ बड़ी बात है नहीं यहाँ पर। ओके, लेट मी कंसिडर कि ये ग्राफ है ना कुछ इस तरह है, जहां पर VC का वैल्यू मैंने कांस्टेंट मेंटेन किया था, लेट मी से 10 वोल्ट मेंटेन किया था। अब आप पूछोगे सर जी मानते 10 वोल्ट पे आपको ये रीडिंग मिल गया, जब मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं मैं VC को 10 पे नहीं रखने वाला, मैं रखने वाला हूं 12 पे, तो क्या सेम ग्राफ मिलेगा मुझे या शायद अलग ग्राफ मिलेगा? मैं कांस्टेंट रखूंगा भाई, मैं VC को चेंज नहीं करूंगा, मैं कांस्टेंट रखूंगा, बट मैं 12 पे कांस्टेंट रखने वाला हूं। क्या मुझे सेम ग्राफ मिलेगा या अलग ग्राफ मिलेगा? माय डियर चिल्ड्रन, आपको सिमिलर ग्राफ मिलेगा। अगर आपने जैसे मुझसे किसी ने पूछा 12 पर अपने क्या फर्क होता है, तो क्या होगा पता है, ग्राफ वैसे ही बनेगा, सिमिलर बनेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेरा स्लोप है ना वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगा। सो जितना मैं आउटपुट वोल्टेज को बड़ा मेंटेन करूंगा उतना मेरा स्लोप जो है ना राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगा। जितना मैं आउटपुट वोल्टेज को कम रखूंगा उतना मेरा स्लोप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टिल्ट हो जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट ग्राफ सिमिलर ही रहेगा। स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 0 रहेगा, फिर इंक्रीजिंग मोड पे दिखाई देगा। दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर वोल्टेज है, करंट है, वोल्टेज और करंट देख के आपको एक चीज तो क्लिक हो ही रहा होगा कि भाई रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, है कि नहीं? सो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। ग्राफ देख के तो मुझे एक बात क्लियर है कि भाई इनके बीच में वोल्टेज अपॉन करंट का वैल्यू अलग है, ये कर्व के टाइम पे वोल्टेज अपॉन करंट का वैल्यू अलग है, फिर इधर से जाएगा तो वोल्टेज अपॉन करंट का वैल्यू अलग है, इधर से जाएगा तो वोल्टेज अपॉन करंट का वैल्यू है। ये देख के मैं एक बात तो समझ जाता हूँ कि भाई जो मेरा रेजिस्टेंस है जिसको मैं वोल्टेज अपॉन करंट बोलता हूँ वो कांस्टेंट नहीं होने वाला है। दिस इज अ पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। इन कंडक्टर्स द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट इन सेमीकंडक्टर्स the resistance is never constant, it is always fluctuating, हमेशा ही fluctuate होती रहती है। therefore we don't call them as resistance, instead we call them as dynamic। अभी ये इनपुट का है ना, तो इनपुट रेजिस्टेंस, उसको डायनामिक करके हम बुलाते हैं बिकॉज हमें पता है कि भाई वो कांस्टेंट रहने नहीं वाला है। डायनामिक का मतलब होता है ऐसा चीज जो स्टेबल नहीं है, मूविंग रहता है। ओके, सो उसको हम लोग डिनोट करते हैं। याद है आपको ईएमएफ जब कांस्टेंट होता था हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते थे। एसी सर्किट्स में जब ईएमएफ वेरिएबल निकला तब हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते थे। सिमिलरली करंट जब कांस्टेंट है तो कैपिटल आई से, एंड जब वेरिएबल रहता है तो स्मॉल आई से। सिमिलरली रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है तो कैपिटल आर से, एंड वेरिएबल रहेगा तो स्मॉल आर से। यहाँ पर डायनामिक जो है वो वेरिएबल है, इसी वजह से हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। सो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस है स्मॉल आर आई। इनपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है? इट इज नथिंग बट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस के लिए इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो जो भी फ्लक्चुएशन इन इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट मिलेगा, जहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है, दैट सिचुएशन में जो हम लोग मेजर करते हैं रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया है इनपुट का एक सेट है और आउटपुट का अलग सा सेट है। इनपुट का हम लोग ने देख लिया है, अब देखते हैं आउटपुट का। लेट्स सी नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब तो आप जानते ही हैं, सिंपली आपको ग्राफ बनाना है। सो इसमें आउटपुट वोल्टेज यूज करेंगे हम और यहां पर आउटपुट करंट यूज करेंगे, दैट इज आईसी। ओके, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट यूज करेंगे। चलो एक एक करके, यहाँ पर जैसे कि अभी आउटपुट में मैं क्या करने वाला हूँ, ये वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाने के लिए ये वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ा के चेक करूंगा कि भाई आउटपुट करंट कितना मुझे मिलेगा, मिली एम्मीटर से मैं चेक करते जाऊंगा। ओके, हाँ ये चीज याद में रखना, ये मिली एम्मीटर में मेजर किया जाएगा और इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करेंगे। तो इसको बढ़ा के इसका वैल्यूज में चेक करते जाऊंगा। एंड इस मोड पर ऑब्वियस ही बात है यार, इनपुट को मुझे कांस्टेंट मेंटेन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, वाइस वर्सा करना है। आउटपुट में आउटपुट के साथ इनपुट को भी चेंज करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इनपुट को मैं कांस्टेंट मेंटेन करूंगा। चलो इस बार जो मेजरमेंट है ना, मैं करंट के टर्म्स में मेजरमेंट की बात करता हूं। अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने इनपुट को
इनपुट का जो वोल्टेज, इनपुट में फॉरवर्ड बायसिंग होता है, आप तो जानते हैं कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग में 0.7 के नीचे अगर वोल्टेज है तो करंट जीरो होता है। मान लेते हैं कि मैंने कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन किया, लेकिन ऐसा वैल्यू मेंटेन किया जो 0.7 के नीचे है, जिस वजह से करंट फ्लो जीरो है। सो ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पर इनपुट करंट 0 माइक्रो एम्पियर। ऐसे सिचुएशन पे मेरा आउटपुट का वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट होगा देखते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि मैं वोल्टेज जितना बढ़ाते जाऊंगा, इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो मेरा करंट है ना आईसी, वो आईसी का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो पे ही अटका है, जीरो से बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट जीरो पे मतलब मेरा जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह आएगा, ऑलमोस्ट जीरो, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट लेवल पे करंट जा रही है, बट उसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता, तो मैं जीरो ही मान लूंगा उसको। सो पहला पॉइंट, when IB is equal to 0, IC is also equal to 0. ओके, IC भी 0 होती है। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर ना ही कोई इनपुट करंट होती है ना ही कोई आउटपुट करंट होती है। ऐसे सिचुएशन पे हम बोलते हैं कि भाई ये जो ट्रांजिस्टर है वो काम ही नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है मतलब वो कट ऑफ रीजन पे है। वी कॉल दिस सेक्शन एज कट ऑफ। ओके, दिस पर्टिकुलर रीजन, इसको मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, इसको मैं बुलाऊंगा और ऐसा शेड कर रहा हूँ, इसको मैं बुलाऊंगा कट ऑफ रीजन, इसको मैं बुलाऊंगा कट ऑफ रीजन। ठीक है, अभी थोड़ा वैल्यू बढ़ा के देखते हैं। इनपुट वोल्टेज को 0.7 से बढ़ाएंगे, जिस वजह से करंट थोड़ा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं अभी मैंने थोड़ा बढ़ा के उसको 10 माइक्रो एम्पियर पे सेट किया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जस्ट मैंने 10 माइक्रो एम्पियर पे सेट किया। तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि वीसी जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, वीसी जैसे बढ़ाएंगे, करंट का वैल्यू ना इनिशियली थोड़ा बढ़ जाता है, फिर बाद में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है। ये कब होता है? जब मैंने करंट का वैल्यू कितना सेट किया होगा, 10 माइक्रो एम्पियर। तो उस टाइम पर मेरा जो आईसी का वैल्यू है ना अप्रोक्सीमेटली 2 मिली एम्पियर पे रहता है। जस्ट ये सब अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, करंट का वैल्यू 10 की जगह पे 20 पे सेट करके देखो क्या होता है करके। 10 की जगह पे 20 पे सेट किया तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि सेम ग्राफ रिपीट होता है, बस थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया इस बार। पिछली बार याद है राइट में शिफ्ट हुआ, वैसे ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पर। आईबी का वैल्यू अगर 20 पे आप कॉन्स्टेंटली सेट करके चेक करोगे तो वीसी बढ़ाने पे आईसी का इतना फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। ये जो रीडिंग है लगभग 4 पे रहता है। सिमिलरली 20 की जगह पे 40 करके देखो, वापस इट इज ऑब्जर्व्ड कि 30 करके देखो, वापस इट इज ऑब्जर्व्ड कि सेम ग्राफ रिपीट हुआ, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। सो ये ग्राफ देख के मैं एक बार समझ गया कि भाई आईबी को जितना ऊपर सेट करेंगे उतना ही आईसी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ वीसी ही। इतना मुझे क्या इसमें से क्या समझ में आया, इस पूरे ग्राफ को मैं 2 सेक्शंस में तोड़ रहा हूं, मतलब 3 सेक्शन में। ऑलरेडी एक सेक्शन हो गया कट ऑफ जहां पर नो इनपुट नो आउटपुट है, एंड ऊपर वाले सेक्शन को भी 2 पार्ट्स में तोड़ता हूं। एक ऐसा सेक्शन जहां पर करंट फ्लो फ्लक्चुएट हो रही है और एक ऐसा सेक्शन जहां पर करंट फ्लो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। अब ये सेक्शन अगर देखेंगे, ये सेक्शन में मैंने ऑब्जर्व किया कि वीसी को भले ही कितना बढ़ाए या कितना भी कम करे, करंट का वैल्यू कांस्टेंट है। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वीसी, आउटपुट करंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन आउटपुट वोल्टेज। इन दिस सेक्शन आउटपुट करंट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन इनपुट करंट। सो इनपुट करंट जितना बड़ा है उतना ही आउटपुट करंट भी बड़ा हो जाएगा। ये हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, बिकॉज एक एम्पलीफायर बनाना है मतलब आप उसको कुछ भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट आपको बड़ा दिखना चाहिए। यहां पर भी देखो ऐसे कुछ तो है। यहां पर मैंने इनपुट को जब 10 से 20 बढ़ा दिया, मैंने कितना बढ़ाया? सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जब मैंने 10 माइक्रो एम्पियर का डिफरेंस बढ़ाया इनपुट करंट पे, तो पता आउटपुट करंट पे कितना डिफरेंस हो गया? 2 से वो 4 पे चला गया, मतलब आउटपुट करंट का डिफरेंस कितना हो गया? 2 मिली एम्पियर तक चला गया। 2 मिली एम्पियर इज नथिंग बट 2000 माइक्रो एम्पियर। जब मैंने इनपुट पे सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर का चेंजेस किया, आउटपुट में 2000 माइक्रो एम्पियर का चेंज आ गया। दैट इज द फंक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर। व्हेन यू चेंज योर इनपुट अ लिटिल बिट, you need a change in the output to a greater extent. This is the job of an amplifier. बढ़ा करके दिखाओ, that is the job of an amplifier. I believe I am very much clear. सो ये जो सेक्शन है हम लोग अक्सर एम्पलीफायर, माइक का एम्पलीफायर याद है आपको? माइक से बोलेंगे आप हल्का सा आवाज यूज करेंगे लेकिन स्पीकर में इतना बड़ा बड़ा आवाज आता है, वो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया उन्होंने। तो देयरफॉर वी कॉल दिस रीजन और दिस सेक्शन एज एक्टिव रीजन। ये कट ऑफ रीजन, ये एक्टिव रीजन, ऐसे 2 रीजन। ओके, सो व्हेन IB is equal to 0, IC is also equal to 0, this region is called as cutoff region. This region is called as cutoff region. Okay. अब नेक्स्ट केस में अगर आप देखेंगे, जब IB को हम कांस्टेंट रखेंगे तो IC भी कांस्टेंट रहेगा। जब IB को बढ़ाएंगे तो IC भी बढ़ेगा, वो भी बड़े पैमाने पे बढ़ेगा, बड़े मैग्नीट्यूड पे बनेगा। इस रीजन को हम लोग बुलाते हैं एक्टिव रीजन। सो व्हेन
IC is purely depending on IB and not VCE. It can be used as amplifier. This region is called as एक्टिव रीजन. उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? पहले वाले को कट ऑफ रीजन बोलते थे, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? एक्टिव रीजन बुलाएंगे. एंड लास्ट रीजन जहां पर आप देख रहे हो कि भाई ये 0 है, लगभग ये 0.2 के करीब आ रही है, जहां पर आप देख रहे हो 0 और 0.2 या फिर 0.3 के बीच में आप देख रहे हो कि करंट का वैल्यू VC के बढ़ाने से चेंज हो रही है. ऐसे सिचुएशन पे जहां पर एकदम ऐसा रेंज बढ़ रही है, इस रीजन को हम लोग बुलाएंगे सैचुरेशन. इसको बुलाएंगे सैचुरेशन रीजन. सैचुरेशन रीजन बुलाएंगे. सैचुरेशन रीजन मतलब ऐसा होता है कि वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो हम इनपुट करंट के बेसिस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. वो एक रैंडमली बढ़ रहा है. जैसे VC को हल्का सा भी टिल्ट कर देंगे तो एकदम धपाक करके बढ़ जा रहा है, हमारे कंट्रोल पे नहीं रुक रहा है. इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन. ये पर्टिकुलर रीजन. ओके, सो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक्टिव रीजन होती है, जो हम लोग एम्प्लीफिकेशन में यूज करते हैं. ओके, सो आई believe this graph is very clear, my dear children. I request you guys to please make a note on that. So my dear children, ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, जहां पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पलीफायर बताया है. काफ़ी क्रूशियल वीडियो है. प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो वापस ये वीडियो एक और बार देख लीजिए एंड मेक श्योर कि आप आपका डाउट क्लैरिफाई करें. उसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो यू नो हाउ टू गेट बैक टू मी. टिल देन टेक केयर. दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बाय बाय.